क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एक कमरा 5 मीटर लंबा 16 मीटर चौड़ा है। 4 दीवारी का क्षेत्रफल फर्श और छत के संयुक्त क्षेत्रफल के बराबर है, तो कमरे की ऊंचाई कितनी है? देखिए, एक कमरे की लंबाई दी गई है, कमरे की लंबाई दे दी गई है 5 मीटर और कमरे की चौड़ाई दे दी गई है कितनी? 16 मीटर है ना। लंबाई दी गई है, चौड़ाई दे दी गई है और एक कंडीशन बता रहा है कि 4 दीवारी का क्षेत्रफल है ना, 4 दीवारी का जो क्षेत्रफल है वो कैसा है? 4 दीवारी का क्षेत्रफल फर्श और छत के फर्श और छत के संयुक्त क्षेत्रफल के बराबर है। कुछ कंडीशन दिया अपने को, ठीक है, बाधा नहीं करोगे। एक कंडीशन बताया जा रहा है, हमारे पास एक कमरा है, उस कमरे की लंबाई दे दी गई है, कमरे की चौड़ाई दे दी गई है, 4 दीवारी का क्षेत्रफल फर्श और छत के संयुक्त क्षेत्रफल के बराबर है। तो इस अवस्था में अपने को ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई किसकी निकालनी है? कमरे की। जिस कमरे की बात कर रहे हो ना, उसकी लंबाई दे दी गई है। लंबाई कितना मीटर है? 5 मीटर। चौड़ाई कितना मीटर है? 16 मीटर। ऊंचाई क्या करनी है? निकाल के दिखानी है ना। ऊंचाई हमको नहीं पता है। और कंडीशन क्या बता रहा है? कंडीशन ये बता रहा है कि अगर लंबाई चौड़ाई दे दी गई है और एक स्थिति ये है कि 4 दीवारी का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल अगर फर्श के क्षेत्रफल और छत के क्षेत्रफल के, फर्श और छत के संयुक्त क्षेत्रफल के बराबर है, तो ऊंचाई कितनी होगी? तो 4 दीवारी के क्षेत्रफल को कैसे निकालते हैं ना, जैसे अगर हमको 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखिए, ये हमारे पास अगर कमरा है, इस बात को समझना, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये क्या है उसकी ऊंचाई। 4 दीवार का मतलब क्या है? फर्श अलग है और छत अलग है, जो बाकी बचेगा 4 दीवार होगा, है ना। जिस कमरे में तुम बैठे हो उस कमरे से भी कंपेयर कर सकते हो। ये जो ऊपर का भाग है, ये जो नीचे का भाग है, दोनों ऐड नहीं होगा, है ना। बाकी सारे हिस्से होंगे। मतलब एक प्रकार से कर सकते हो, ये एक दीवार हुआ ना, तो कल हमने समझने का प्रयास किया था 4 दीवार में से एक दीवार आएगा। अब ये कौन सा लेंथ है? चौड़ाई है। और ये कौन सा लेंथ है? ऊंचाई है। निश्चित तौर पर कमरा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है तो घनाभ होगा, घन तो हो नहीं सकता। तो जिस हम दीवार की बात कर रहे हैं, उस दीवार की एक निश्चित चौड़ाई है, एक निश्चित क्या है? ऊंचाई है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? आयताकार भाग है ना। कमरे का हर फलक जो है आयत के समान होता है, तो हर फलक का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई के हिसाब से बिहेव करेगा। तो ये बी है, सी है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? बी सी। सेम किसी भी कमरे का अपोजिट भाग भी सेम होता है, कल हमने पढ़ा है ना। तो अगर ये बी है और ये क्या है? सी है, तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। तो एक बीसी और एक बीसी कितना हुआ? 2 बीसी। अब ये जो सामने वाला भाग देख रहे हो, यहां से लेकर के यहां तक का, है ना, इस भाग की अगर हम बात करेंगे, तो ये जो भाग दिख रहा है सामने में, ये भी तो एक दीवार है ना। ये सामने की दीवार है जिसपे तुम खड़े होगे, जिसपे तुम चिपकोगे। वो दोनों भाग जो है, ठीक है, वो दोनों भाग जो है क्या है? ऐड नहीं होगा। तो ये बीसी है, तो ये भी सामने बीसी होगा, तो बीसी प्लस बीसी। अब इसकी अपन बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना। ये लंबाई है ना, ये लंबाई है, मतलब इसका लेंथ क्या होगा? ए। ये ऊंचाई है, इसका लेंथ क्या हो जाएगा? सी। तो ये ए सी हो जाएगा। जैसे सामने वाले भाग का एरिया बन रहा है, उसके पीछे वाले भाग का एरिया भी तो वही बनेगा। यहाँ देखो, एक भाग, 2 भाग, 3 भाग और कितना भाग? 4 भाग दिख रहा नहीं भाग। तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा? एसी हो जाएगा। तो यहाँ से हम ऐड करेंगे तो 2 बीसी हो जाएगा, 2 एसी हो जाएगा। 2 बाहर निकाल देना, अंदर में क्या बचेगा? बी प्लस ए इंटू क्या बचेगा? सी। सी दोनों में है, ये सी है, सी बाहर निकाल दोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणित क्या? ऊंचाई, है ना। समझना इस चीज को, 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई, 2 ए प्लस बी इंटू सी। तो किसी भी 4 दीवारी का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 ए प्लस बी इंटू सी। ये फार्मूला होता है ना। किसी भी 4 दीवारी के क्षेत्रफल को हम इस फार्मूले का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। ये डायरेक्ट भी सूत्र लगा सकते हो, दिक्कत नहीं है। और फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल ये सामान्य सी चीज है। लंबाई ए है, चौड़ाई बी है, ये जो छूट रहा है ना, तो इसका एरिया क्या होगा? ए बी। यहाँ भी तो ही है, इसका एरिया भी क्या होगा? ए बी। नीचे वाले के एरिया ए बी, ऊपर वाले के एरिया भी क्या हो गया?
ए बी, तो ए बी प्लस ए बी, तो कितना ए बी हो जाएगा 2ab। तो फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल 2ab के बराबर हो जाएगा। तो इस अवस्था में अगर मुझे चार दीवारी का क्षेत्रफल निकालना है तो फार्मूला होगा दो लंबाई। देखो तो पेन ड्राइव छूट गया है क्या घर में? टीवी के कॉर्नर के पास छूटा हुआ नहीं, देखो ना है क्या? मेरा होश नहीं है आज थोड़ा। नहीं बता देना, 10 बजे तो आऊंगा ही, 10:30 बजे। हाँ। देखिए दो लंबाई धन चौड़ाई चेक हो गया, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल क्या है ए बी, छत का क्षेत्रफल क्या है ए बी, तो ये ए बी प्लस ए बी। लंबाई दे दी है अपने को 5, चौड़ाई दे दी है अपने को कितना 16, ऊंचाई हमको क्या करना है निकालना है। यहाँ क्या हो जाएगा 5 गुणित 16, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 गुणित कितना 16, 16 5 21 21 दूनी 42, 42 इंटू सी, 16 पंचे 80 और 16 पंचे 80, 80 दूनी कितना 360, 101 8 दूनी 16, 160 ट्रांसफर कर दो, सी बराबर 160 भागित कितना 42, सॉल्व कर लेना। सही है, बुरा भाग मिस्टेक थोड़ी है ना भाई, देख लो 6 5 11 है ना, काट दो इसको तो क्या हो जाएगा कितना 80/21 और सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये डिवाइड कर देना तो आंसर फाइंड में आ जाएगा, दिक्कत नहीं। ठीक है, आया समझ में? अध्याय बहुत इजी है, इसमें कुछ रखा नहीं है ना, जो हम लोग ट्रिक्स टेक्निक जो पढ़ते हैं कि सवाल को 5 6 तरीके से बनाते हैं ना, दूसरे अध्याय में ऐसा नहीं मिलेगा। इस अध्याय में पूरे बेसिक है, घन घनाभ और जो आयतन वगैरह फार्मूला जब यूज करोगे, चाल दूरी समय या चक्रवृद्धि ब्याज जैसा नहीं कि एक सवाल के बनाने के 6 तरीके बताऊंगा, है ना। हाँ लेकिन बेसिक है, और यहाँ से क्वेश्चन कंपलसरी पूछेगा। बढ़ो आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। चलिए, घनाभ के 3 संलग्न पृष्ठों का क्षेत्रफल। सवाल क्या बोल रहा है, घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः x y और अगर z हो, है ना। घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः x y और z हो, आयतन को अगर भी से दर्शाएं, वह आयतन को हम क्या करें, आयतन को किसे दर्शाएं, भी से दर्शाएं तो भी स्क्वायर का उत्तर किसके बराबर होगा ना, ये हमको क्वेश्चन ग्रुप में पूछ रहा है। एक कंडीशन बता रहा है कि घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल, हमारे पास जो घनाभ है उस घनाभ के 3 संलग्न फलक है ना, जो भी घनाभ हमारे पास है ना, उस घनाभ के 3 संलग्न फलक हैं, और 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा, घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल को क्रमशः x y और z से एक्सप्रेस किया जाए तो भी स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा। देखो संलग्न फलक का मतलब क्या होता है, घनाभ के 3 संलग्न, संलग्न मतलब होता है एक दूसरे से लगा हुआ, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। तो जैसे मैं इस फलक की बात करता हूँ ना, सामने जो एक फलक दिख रहा है, इस फलक की बात करता हूँ तो इससे जुड़ा हुआ फलक कौन सा होगा, ये वाला होगा, है ना। इस डायग्राम में तुमको थोड़ा उतना समझ में नहीं आएगा, मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। डब्बा है मेरे पास, है ना, ठीक है।
इससे जुड़ा हुआ सामने वाला फलक होगा, ठीक है ना। मैं इस फलक की बात कर रहा हूँ, ऐसे जो टेढ़ा खींचा हूं। अब इस फलक से ये भी तो जुड़ा है, ये वाला भी जुड़ा है। तो 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल दिया है। मैं इन्हीं को क्यों ले रहा हूं, क्योंकि एक्स वाई जेड है। अब क्या होता है कि कोई भी घनाभ ले लोगे, है ना, जैसे हमारे पास एक घनाभ है, दिख रहा है सबको। अगर ये हमारे पास एक घनाभ है तो इस घनाभ में जैसे मैं इस वाले पार्ट को लेता हूं, इस वाले पार्ट को, तो इसका संलग्न, संलग्न मतलब लगा हुआ, जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ क्षेत्र कौन सा है? सिर्फ एक को छोड़ के सब होंगे, अपोजिट वाले को छोड़ के। भाई ये फाड़ के फेंक दूं तो इससे अलग हो जाएगा, इससे अटैच है ना, ये फलक इससे अटैच है, ये फलक इससे अटैच है, ये फलक इससे अटैच है, ये फलक इससे अटैच है। मतलब इसको मैं छोड़ दूं, इसके अपोजिट को छोड़ दूं तो बाकी 4 फलक बचेंगे। तो कोई भी फलक को अगर पकड़ोगे तो उससे संलग्न फलक अदर 4 फलक होंगे, अपोजिट वाला फलक नहीं होगा। इससे जुड़ा हुआ ये, इससे जुड़ा हुआ ये, इससे जुड़ा हुआ ये, इससे जुड़ा हुआ ये। अब संलग्न फलक बोल रहा है और एक्स वाई जेड बोल रहा है, तो मैं इसको ले रहा हूं तो इसको क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि अगर ये एक्स होगा तो अपोजिट का एरिया बराबर होता है ना। अगर ये एक्स होगा तो एक्स होगा, एक्स एक्स वाई थोड़ी बोला है, एक्स वाई वाई थोड़ी बोला है, एक्स जेड जेड थोड़ी बोला है ना। तो निश्चित तौर पर, और वैसे भी नहीं बोल सकता क्योंकि एक्स एक्स बोल ही नहीं सकता, अपोजिट फलक तो जुड़ेंगे ही नहीं कभी। हाँ नहीं सॉरी, ठीक है, एक्स वाई वाई हो सकता है, एक्स वाई वाई हो सकता है, एक्स जेड जेड हो सकता है, एक्स एक्स, अगर एक्स पकड़ोगे तो उस हिसाब से बोल रहा हूं मैं। तो जैसे एक्स हुआ, इससे जुड़ा हुआ फलक ये है, तो मान लो अगर ये एक्स है तो ये क्या होगा? वाई, समझ रहे हो? तो ये जेड हो जाएगा। तो ऐसे 3 फलक लेंगे जो अलग अलग एरिया डिफाइन करते हो, तो एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये हो जाएगा। तो 3 फलकों के क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो 3 फलक जो है यहां से हमको क्या मिलेंगे, जो डायग्राम मैंने सेट किया है उससे आप देखोगे तो इसकी लंबाई को अगर मैं ए मान लेता हूँ, उसकी चौड़ाई को अगर बी मान लेता हूँ, उसकी ऊंचाई को मैं क्या मान लेता हूँ, सी मान लेता हूँ। तो 3 संलग्न फलक है ना, 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल ये वाला जैसे वही है कि ऊपर तो लिया हमें, है ना। तो 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल x, इसका एरिया को देखो परिणाम में उसने दिया है राशि वो x है, मैंने अपने से जो माना है वो a है, x के रूप में ही आंसर आएगा। तुम a मान रहे हो, कोई कैपिटल ए मान रहा है, कोई एल मान रहा है, तो तुम्हारे द्वारा मानी गई आंसर तो हमको जो गिवन डाटा है उसके रूप में मिलेगा, एक्स वाई जेड के फॉर्म में मिलेगा ना। तो ये ए है, ये बी है, तो इस फलक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल। तो पहले फलक का क्षेत्रफल, पहले फलक का क्षेत्रफल कितने के बराबर है? एक्स के बराबर है। कैसे आया होगा वो? लंबाई गुणित चौड़ाई, ए इंटू बी बराबर कितना? एक्स। समीकरण क्या कर दिए? एक, बहुत इजी है। दूसरा फलक ले लो, इसको इसको सेम, दूसरे फलक का क्षेत्रफल हमको दे दिया है, कितना दे दिया है? वाई। कैसा निकलेगा दूसरा फलक का क्षेत्रफल? बी इंटू सी। तो बी इंटू सी बराबर क्या हो जाएगा? वाई। समीकरण क्या हो जाएगा? दूसरा सेम टू सेम अपन लिखेंगे। तीसरे फलक का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। ये किसके बराबर है? जेड के बराबर है। ये कैसे निकलेगा? सी इंटू ए, सी इंटू ए बराबर कितना हो जाएगा? जेड। समीकरण क्या हो जाएगा? तीसरा। अब इन तीनों समीकरणों को सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे होगा? एकदम इजी है, हमको भी स्क्वायर चाहिए है ना। तो मैं क्या करूंगा, 1 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1 का गुणा 2 से और 2 का गुणा किससे? 3 से, है ना। तीनों का आपस में गुणा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा बी सी, ये हो जाएगा क्या? सी ए। यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स इंटू वाई इंटू क्या हो जाएगा? जेड। तो ए का गुणा 2 बार, बी का गुणा 2 बार, सी का गुणा 2 बार, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड। तो इस अवस्था में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स इंटू वाई इंटू जेड बराबर क्या आ रहा है? सबका स्क्वायर है ना, तो एबीसी पूरे का क्या होगा? होल स्क्वायर। और अपने को पता है ना कि लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ए लंबाई है, बी चौड़ाई है, सी ऊंचाई है। और हमको पता है कि घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा? भी का स्क्वायर किसके बराबर? एक्स वाई जेड। तो ये तो प्रूफ करना है, मतलब निकालना था। बताइए बी स्क्वायर का उत्तर किसके बराबर होगा? बी स्क्वायर का उत्तर किसके बराबर होगा? एक्स वाई जेड। ये आंसर है हमारा।
कमरे की चौड़ाई ऊंचाई की दुगनी है तो लंबाई क्या थी? आसान सा सवाल है। लंबाई की कैसी है? आधी है। कमरे की चौड़ाई ऊंचाई की दुगनी और लंबाई की आधी है। कमरे का आयतन 729 है। कमरे का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है। ठीक है। कमरे का क्षेत्रफल देखिए ये भी इजी है, कुछ नहीं। ये व्यापम में पूछा है क्वेश्चन को ना, पटवारी का जो एग्जाम हुआ था उस पटवारी भर्ती परीक्षा में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, तो मैंने ऐड कर दिया था। पुराना क्वेश्चन है ये, 2 बार पूछा है व्यापम में, 1 बार नहीं, है ना। कंडीशन क्या बता रहा है कि कमरे की चौड़ाई ऊंचाई की दुगनी है और लंबाई की आधी है। कमरे का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है, तो कमरे का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, है ना। क्या है कंडीशन? कमरे की चौड़ाई ऊंचाई की क्या है? दुगनी है। कुछ भी नहीं, चौड़ाई को तुम मान लो, चौड़ाई को अपन क्या मान लेते हैं? चौड़ाई को अपन मान लेते हैं कितना? b। नहीं, ऊंचाई को b मानोगे, ऊंचाई को मानोगे तो सरल पड़ेगा, है ना। देखो, ऊंचाई को क्या मान लो? c मान लो। ठीक है। चौड़ाई कैसी है? ऊंचाई की दुगनी है। कमरे की चौड़ाई ऊंचाई की दुगनी है, ऊंचाई को c मान लो, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? 2c। और चौड़ाई के बारे में ही बोल रहा है, चौड़ाई लंबाई की आधी है। हाँ, ऐसा मत करो, चौड़ाई के बारे में बोल रहा है तो चौड़ाई को मान लो, माना, है ना। ठीक है। चौड़ाई को तुम क्या मान लेना, यहाँ पर b मान लेना। रिलेशन बता रहा है, चौड़ाई कैसा है? ऊंचाई का क्या है? डबल है। तो चौड़ाई को क्या करना? ऊंचाई का डबल कर देना। चौड़ाई ऊंचाई का 2 गुना, है ना, इंटू क्या है? 2 है। इसको 2 किधर ले आओ, चौड़ाई को b माने हो ना, तो b/2 हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा b/2? ऊंचाई के बराबर, है ना। चौड़ाई को b मानने पर ऊंचाई जो है b/2 हो जाएगा, है ना। आगे क्या बोला? चौड़ाई कैसी है? फिर लंबाई की आधी है। चौड़ाई कैसी है? लंबाई की क्या है? आधी है। एक राशि को मानो, बाकी राशियों को दूसरे राशि में निकाल लो। चौड़ाई को b माना है, b बराबर लंबाई भागित कितना? 2। टाइम पास क्वेश्चन है, तो 13 गुणा करो तो लंबाई बराबर क्या निकल जाएगा? 2b। ठीक, समझ रहे हो? चौड़ाई को क्या माना आपने? b माना। ठीक है। ऊंचाई किस रूप में आया? b/2 के रूप में, है ना। लंबाई किस रूप में आया? 2b के रूप में। क्या निकालना है अपने को? बताइए। कमरे का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल मतलब तो 4 दीवारी के क्षेत्रफल से मतलब है। कमरे का क्षेत्रफल मतलब कमरे में 4 दीवार होगा, समझ रहे हो? तो सीधा सीधा वो 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणित किसके बारे में बात कर रहा है? वो ऊंचाई के बारे में। तो 2 लंबाई का मान कितना निकाल लिया आपने? अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी, आयतन हमको दिया है ना। आयतन कितना है? 729, है ना। आयतन कैसा निकलता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर 729। लंबाई को तुमने किस रूप में निकाला है? 2b के रूप में। चौड़ाई को b ही माना है। ऊंचाई को क्या निकाला है? b/2 के रूप में, है ना। 729, 2 से 2 खत्म, तो b³ बराबर क्या हो जाएगा? 729। तो राइट साइड में जो वैल्यू है किसी का क्यूब है, कितने का क्यूब है? 9 का। 9 को 3 बार गुणा करेंगे तो 729 आएगा। आधार समान है, बराबर का चिन्ह है तो घात समान है, बराबर के तो आधार समान हो जाएगा।
तुलना करोगे, थोड़ा फास्ट समझा रहा हूं ना, समझ आ रहा है ना। तो b बराबर कितना हो जाएगा 9, या तुम सीधा सीधा घन को ट्रांसफर कर देना उधर, उधर आके घनमूल हो जाएगा। और जब 739 से घनमूल निकल जाएगा तो क्या निकल जाएगा तुम्हारा b निकल जाएगा। और जब b निकल जाएगा तो बाकी निकालना आसान है ना। चौड़ाई लंबाई की आधी है, कर लोगे, दिक्कत नहीं है ना। लंबाई कितनी हो जाएगी, इसका डबल, तो लंबाई क्या हो जाएगी 18, ऊंचाई क्या हो जाएगी 4.5, इसकी आधी है। अब क्या निकालना है अपने को, इसमें रख देना 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणित कितना ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है 18, चौड़ाई कितनी है 9, ऊंचाई कितनी है 4.5। हल कर दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। चलिए 20 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में से 5 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन काट के निकाले जा सकते हैं। हमारे पास क्या है 20 सेंटीमीटर वाला क्या है हमारे पास, एक घन है ना। उस घन में से क्या कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर कोर वाले घन काट के निकाल रहे हो। तो ऐसे कितने घन काट के निकाले जा सकते हैं, ठीक है। देखो 20 सेंटीमीटर कोर वाला मेरे पास एक घन है, अब इससे क्या कर रहे हो, क्या काट के निकाल रहे हो, 5 सेंटीमीटर कोर वाला क्या निकाल रहे हो, घन काट के निकाल रहे हो। तो कितने घन काट के निकाल सकते हो, है ना, सवाल ये है। जबकि हमारे पास जो भी घन हमको काट के निकालना है ना, उस घन का कोर दे दिया है। ये जो कोर बनेगा वो छोटा छोटा घन होगा। 20 सेंटीमीटर कोर था उसका, इसे 5 सेंटीमीटर कोर वाले छोटे घन काट के निकाल रहे हैं। तो ऐसे कितने तो घन काट के हम निकाल सकते हैं, इसको पता लगाना है। कैसे निकलेगा बताओ। ठीक है, वो देखते हो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अभी भी देखते हो क्या, हैं? कभी कभी देखते, पहले देखते थे ना। तो गोकुल धाम में टप्पू की सेना जो है क्या करती है, लड्डू लेके आती है, ठीक है। ऐसे लड्डू बने रहते हैं उसमें, ऐसे करके ऐसे लड्डू बने रहते हैं, ऐसे ना 1000 लड्डू चढ़ता है एकदम समान आकृति का। अब टप्पू सेना विचार करती है, एक काम करते हैं, गणेश भगवान के लिए हम लोग एक बड़ा सा लड्डू बनाते हैं। मान लो 5 मिनट इमेजिन करो कि हमारे पास एक लड्डू है ना। कितने लड्डू हैं, इतने ही लड्डू है मान लेते हैं। कितने लड्डू हैं गिन लो, और सबका आयतन बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और ले लेते हैं ना 10। सबका आयतन, आयतन मतलब ग्रहण क्षमता, कैपेसिटी, है ना। भार की बात नहीं हो रही ना, सुन रहे हो। अब अगर मैं इन सारे लड्डुओं को मिला करके एक बड़ा सा लड्डू बनाऊं तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलेगी। एक ही लड्डू चढ़ा है ना, 10 बड़े बड़े लड्डू थे, उन सबको मिलाकर क्या किया, एक बड़ा सा लड्डू बनाया, एक बहुत बड़ा लड्डू बनाया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन सारे लड्डुओं का आयतन इससे मिलकर बनने वाले एक ही लड्डू के आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना भाई। इसमें जितना माल मटेरियल भरा होगा, ऐसे बहुत सारे सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे ना आयतन वाले में, है ना। जब हम बेलन शंकु वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें मिलेंगे। तो मेरा सवाल यह है कि ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे हमारे पास क्या है, लड्डू हैं। लड्डुओं को लेकर के हम एक बड़ा सा लड्डू बना रहे हैं। तो इन सभी लड्डुओं में जितना माल मटेरियल होगा, इन सारे लड्डुओं का जितना आयतन होगा, इससे मिलकर बनने वाले एक बड़े लड्डू के आयतन के बराबर होगा, होगा ना कि नहीं होगा। सीधी सी बात है। यानी इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस इसका आयतन, ऐसे बहुत सारा आयतन बराबर एक का आयतन। लिख सकता हूं कि नहीं, नहीं लिख सकता। एक कागज ले सकता हूँ क्या, इसलिए समझा रहा हूं ना क्योंकि समय नहीं जा रहा है ना। देखिए ध्यान से समझिएगा ना, इसमें क्या है ना, आगे अगले अध्याय में जब मैं बेलन शुरू करूंगा, एक बेलन से कितने गोले बनाए जा सकते हैं,
ठीक है, एक शंकु से कितने अर्धगोले बनाए जा सकते हैं, इस टाइप से बहुत सारे सवाल आएंगे, आते रहेंगे। तो हम अगली बार क्यों उसको उतना डिटेल समझेंगे, है ना, एक बार यहाँ समझ लेते हैं अच्छे से अलग अलग उदाहरणों से, है ना। मेरे पास एक बड़ा सा कागज था, मैंने क्या किया, उस कागज को मोड़ के बहुत सारे एकदम समान समान ना, ऐसा नहीं है, समझिए बात को, एकदम समान समान ऐसे आयतन वाले, क्षेत्रफल वाले, इसका क्षेत्रफल होगा, आयतन तो होगा, ऊंचाई है नहीं इसमें, ऐसे क्षेत्रफल वाले मैंने समान समान, मैं मान के चल रहा हूँ, गणित मानना बहुत आवश्यक है ना, मान के चल रहा हूँ। कैसे, मैंने क्या किया, कुछ कागज के टुकड़े काट के रख लिए। अब जादू से इसको मैं जोड़ दूं, जादू तो आता नहीं है ना, मैथ्स का जादू आता है। जैसे मान लो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 10 वर्ग सेंटीमीटर, मान लो समझने के लिए, इसका क्षेत्रफल अगर 10 वर्ग सेंटीमीटर है, एक का क्षेत्रफल 10, ऐसे 30 ठो कागज हो गए, तो बताओ 30 का क्षेत्रफल कितना, एक का 10 वर्ग सेंटीमीटर, तो 30 का कितना हो जाएगा, 30 इंटू 10 तो 300 वर्ग सेंटीमीटर। यानी एक कागज के क्षेत्रफल में काट कर निकाले गए समान वस्तुओं की संख्या का गुणा कर दूं तो उसका उत्तर इससे मिलकर बनने वाले बड़े वाले कागज के क्षेत्रफल बराबर नहीं हो जाएगा। जिस कागज को मैंने फाड़ा है समान समान एरिया में, इसको जोड़ने पर उसका उत्तर क्या होगा, एक का क्षेत्रफल में मैं क्या करूं, काट कर निकाले गए वस्तुओं की संख्या का गुणा कर दूं तो उसका उत्तर उससे मिलकर बनने वाले बड़े वाले कागज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा ना। बस इतना ही समझना है और कुछ भी नहीं समझना है आपको, है ना। तो देखो वही चीज हम लोग करेंगे यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं समझना, है ना, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास 20 सेंटीमीटर किनारे वाला, है ना, क्या है, घन है, 20 सेंटीमीटर किनारे वाला घन है, और उसे 5 सेंटीमीटर छोटा छोटा किनारे वाला घन बना रहे हो, ऐसा करके, है ना, ऐसा करके एक घन बना दिए, ऐसे पूरा नहीं बना रहा हूँ, समझना, ऐसे बना दिए, और है ना, बिल्कुल, है ना, यहाँ से इसका उत्तर इनसे मिलकर बड़े बनने वाले घन के बराबर होगा। इसका आयतन निकाल लो, इसका आयतन निकाल। तो भाई मैं क्या बोल रहा सवाल में, समान समान आयतन वाले 5-5 सेंटीमीटर कोर वाला एक घन था, उसे 20 सेंटीमीटर वाले को 5-5 सेंटीमीटर वाले में तोड़ दिया गया। ऐसे कितने ठो बनेंगे, उस ठो को निकालना है, कितने ठो बनेंगे, अलग बात है, कितने ठो बनेंगे मुझे नहीं पता है कितने ठो बनेंगे, लेकिन जितने ठो बनेंगे उसमें एक वस्तु की संख्या का उस ठो से गुणा कर दूंगा तो उसको तो उससे मिलकर बनने वाले बड़े वाले आकार के आयतन बराबर हो जाएगा ना। यानी मैं मान लेता हूं कैसे n ठो बनेंगे। अरे भाई तुम ऐसे समझो ना, इसका आयतन ये क्या है, घन है, घन का आयतन a क्यूब 5/3, इसका आयतन a क्यूब 5/3, इसका आयतन a क्यूब 5/3, कितना ठो है पता नहीं। अब इसका उत्तर किसके बराबर होगा, इससे मिलकर बनने वाले बड़े वाले आयतन के बराबर होगा, तो 20/3, ठीक है। कितना ठो है उसे निकालना है, तो एक का आयतन 5 क्यूब, तो n का आयतन n इंटू 5 क्यूब बराबर क्या हुआ 20 का आयतन, तो n बराबर क्या हो जाएगा 20 का आयतन भागित क्या हो जाएगा 5 का आयतन, यानी इसका मतलब हुआ 20 भागित 5 पूरे का घात 3, अंश का घात 3, हर का घात 3 तो पूरे घात 3 लिख सकते हैं, 5 चौक 20 तो क्या हो जाएगा 4 का घात 3, 4 चौक 16 चौक कितना 64, कितना ठो बोल रहे थे 4 ठो, वाह ये क्या है ठीक है। तो मैं अभी तक जो तुमको समझाने का प्रयास कर रहा था, ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि अगली बार जब इस प्रकार का सवाल आए तो रिजल्ट क्या आया, आखिर में ये क्या है 20 का क्यूब बड़े वाले घन का आयतन, और ये क्या है 5 क्यूब छोटे वाले घन का आयतन। तो वस्तुओं की संख्या निकालनी है तो बड़े वस्तु के आयतन को, चाहे कुछ भी रहे, बड़े वस्तु के आयतन को यानी बड़े घन के आयतन को क्या करेंगे हम लोग, छोटे घन के आयतन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वस्तुओं की संख्या सीधी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर ना तुमको बोल देता है कि हमारे पास एक गोला है, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, ठीक है, उसे 5 सेंटीमीटर पूर्व वाला घन काट के निकाल रहे हो, बताओ कितने गोले से घन कटेंगे। अब तुम सोचोगे सर वो गोल है ये चौकोर है, ऐसे कैसे, अरे उबालोगे ना उसे कढ़ाई में, धातु को कवर करोगे, तुम यहाँ साइंस पढ़ने आए हो क्या फिर सिंपल मैथ बना रहे हो। तो हम क्या करते, बड़े का आयतन गोले के आयतन से घन का आयतन निकाल रहे हो,
तो गोले के आयतन को मैं रखता यहाँ 4/3 पाई r क्यूब। अगर मान लो त्रिज्या 20 है तो 20 का क्यूब लिखता यहाँ, है ना। और क्या करता, घन का आयतन भुजाघात 3 5/3, इसे डिवाइड करके इसका, मैं ऐसे समझा रहा हूँ, कटेगा नहीं क्योंकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि संख्या ऐसे नहीं बनेगी ना, पॉसिबल ही नहीं है कि आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आएगा, तो वो ऐसा नहीं बनेगा ना, कुछ कुछ धातु रह जाएगा। इसलिए ऐसा सवाल सिंपल सवाल आता है, मैं समझाने के लिए बोल दिया उसको, प्रैक्टिकल नहीं हो क्योंकि कुछ धातु रह जाएगा, समान समान वाला नहीं बचेगा, कुछ बच जाएगा, तो ऐसा निकालना है, ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई कुछ कमेंट मार रहा है, कैमरा बार बार फोकस कर रहा है, अच्छा अब चेक करो अभिषेक एक बार। अच्छा ब्लिंक हो रहा था क्या अभिषेक स्क्रीन? देखो अभिषेक एक बार चेक करो। अब सही है? ठीक है अभिषेक, ओके ओके। अरे कुछ रहता है तो बताया करो, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं ना। तेरहवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आयताकार जलाशय में जिसमें कितना लीटर जल है। एक आयताकार जलाशय जिसमें 420, एक कितने जीरो है भाई, 1 2 3 4 5 6, कितना लीटर, है ना। ठीक है, जल है, ये भी आसान सा सवाल है। एक आयताकार जलाशय जिसमें कितना लीटर जल है, जलाशय की लंबाई 60 मीटर, जलाशय की लंबाई 60 मीटर, उसके बाद चौड़ाई 70 मीटर, है ना। चौड़ाई कैसी है, 70 मीटर, तो क्या करना है, ऊंचाई हमको निकालनी है। देखो हमारे पास एक आयताकार जलाशय है, ठीक है। जो आयताकार जलाशय है, ध्यान से समझना इस चीज को, आयताकार जलाशय की लंबाई दे दी गई है 60, लंबाई है कैसी 60, चौड़ाई कैसी है 70, ऊंचाई निकालनी है ना। और इसमें इसे कैपेसिटी हमको दे दी गई है, कैपेसिटी दे दी गई है, कितनी दे दी गई कैपेसिटी, 4 2 कितना जीरो पता नहीं, जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्या निकालो, उसकी ऊंचाई निकालो, तो कुछ भी नहीं है, सामान्य सा चीज है। ये आयताकार जलाशय है मेरे पास, अब इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है ना, पूरा पानी से ये क्या है, फुल है, यहाँ से यहाँ तक ऐसा करके पानी से भरा हुआ है। अब लंबाई दे दी गई है, चौड़ाई दे दी गई है, ऊंचाई हमको फाइंड करनी है। और जो जलाशय है उसकी कैपेसिटी है उतनी लीटर, तो अपने को समझना पड़ेगा, है ना। ध्यान रखना इस चीज को, 1000 घन सेंटीमीटर, अब देखो मीटर में दिया है, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, है ना। ठीक है, टंकी देखे हो, टंकी तुम लोग 1000 लीटर की टंकी देखे हो ना, घर में जनरली 1000 लीटर की लगती है। अगर हम उसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 लीटर का उत्तर होता है 1 घन मीटर, यानी 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े और 1 मीटर ऊंचे किसी भी टंकी को, है ना, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा। जैसे पहले आप याद करो, अभी तो सिंटेक्स और एक टंकी बनती है घर में, पहले कैसे टंकी बनती थी हमारे जमाने में, तुम्हारे जमाने में भी बनता होगा
हमारे जमाना अभी नहीं है क्या? अभी तो 24 साल को हूं ना मैं। ठीक है, तो हमारे जमाने का मतलब है, पहले जो है आयताकार टंकी आती थी ना घरों में, ठीक, लंबाई चौड़ाई और क्या थी, ऊंचाई आयत के समान था ना, मतलब घनाभ के आकार की टंकी आया करती थी। तो वैसे ही टंकी की बात हो रही है। अभी तो बेलनाकार टंकी बनती है, कॉलोनी में भी चले जाओगे कहीं या घर में ऊपर में जाओगे तो टंकी बनती है। तो कंपेयर करो, पहले ऐसे टंकियां हुआ करती थी, है ना। तो मतलब ये हुआ कि अगर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर, यानी गुणा करेंगे तो 1 मीटर क्यूब, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 होगा मीटर का घात 1, मीटर का घात 1, मीटर का घात 1, मीटर का घात 3। तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। 1000 लीटर की टंकी होती है, 1000 लीटर पानी आएगा उसमें, सीधा यूनिट है, एक लाइन गया कुछ नहीं, यूनिट ही समझना है अपने को, बाकी सिंपल सवाल है। तो 1000 लीटर में अगर 1 घन मीटर पानी होगा तो 1 लीटर में कितना पानी हो जाएगा? 1 भागित क्या हो जाएगा, 1000 घन मीटर हो जाएगा, है ना, एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया। अब क्या बोल रहे हैं, कितना लीटर है पानी, कितना शून्य है बताओ, 6 शून्य है, तो 4 लाख, पता नहीं, गिन लेना, 6 शून्य लगा दूंगा, है ना। लीटर में कितना होगा, एक में इतना तो 4 में कितना, यहां पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 लीटर में इतना तो इतना लीटर में कितना बताओ, इंटू, तो 1 2 3, 1 2 3 खत्म हो जाएगा। मीटर क्यूब में आ गया, यही आयतन है, घनाभ का आयतन, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या होता है, ऊंचाई, बराबर आयतन 4 20 और 2 जीरो, ठीक है। क्या होगा, लंबाई दे देगी अपने को, कितनी लंबाई, 60 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 70 मीटर, ऊंचाई हमको निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, 6 7 42, ये 4200 होगा, और यहां पर ठीक है, 1 2 1 2 खत्म, 10 मीटर, तो हाइट आ जाएगी 10 मीटर। तो 10 मीटर ऊंची एक टंकी बनेगी, 10 मीटर मतलब लगभग 31-32 फीट होगा। 14 सेंटीमीटर व्यास का एक बेलनाकार पात्र है, इसका व्यास 14 है, व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना, ठीक है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। इसमें पानी भरा हुआ है, तो जब इतना पानी भरा है, अब इसमें क्या होता है कि एक आप घन डाल देते हो, है ना, इसमें क्या करते हो, तो घन डाल देते हो, और जैसे ही घन डालते हो तो जल का स्तर क्या होता है, जल का स्तर जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है भाई, घन डालने से जल का स्तर क्या होता है, ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, पानी का लेवल बढ़ जाएगा ऊपर की तरफ। और मान लेता हूं कि पानी का लेवल इतना बढ़ जाता है ना, ये इतना बढ़ जाता है, पहले इतना था, अब इतना बढ़ जाएगा, पानी का लेवल इतना बढ़ जाएगा। तो सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि जल का स्तर अगर ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, तो सवाल सीधा सीधा क्वेश्चन में हमको समझना है कि घन डालने से जल का स्तर कितना ऊंचा चढ़ जाएगा ऊपर की तरफ। ये हाइट हमको फाइंड करनी है ना, ये हाइट हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। नहीं नहीं, वो दिया है, सॉरी, दिया है, वो दिया है 121 बटे 121 बटे कितना, 14 सेंटीमीटर जल के स्तर ऊपर की तरफ क्या होता है, बढ़ जाता है। तो सवाल में पता लगाइए कि घन की कोर कितनी है ना, ये जो घन देख रहे हो ना, इस घन की कोर कितनी है, साइड कितनी है, इसको हमको निकालनी है, ए निकालना है अपने को। तो कुछ भी नहीं है, आर्किमिडीज का एक छोटा सा सिद्धांत लगेगा यहाँ पे, है ना, बचपन से तुम साइंस में पढ़ते आ रहे हो, क्या है आर्किमिडीज का सिद्धांत? सालों से मैथ्स पढ़ाने के चक्कर में डब्बा हो गया है साइंस, मुझे नहीं आता, हाँ? लेकिन आर्किमिडीज का सिद्धांत बचपन से हम लोग पढ़े, ठीक है। बताओ, किसी भी द्रव में अगर हम कोई वस्तु डालते हैं तो डाले गए वस्तु का आयतन हटाए गए वस्तु के आयतन के क्या होता है, बराबर होता है। जितना आयतन का आप इसमें पदार्थ डाल रहे हो, उतना ही पानी ऊपर की तरफ क्या करेगा, वो विस्थापित करेगा, है ना। द्रव में ना, कोई भी द्रव हो सकता है, वो कोई भी द्रव पदार्थ होता है,
श्यान द्रव भी हो सकता है। तो कोई एक वस्तु अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी द्रव में डाल रहे हैं, तो डाले गए वस्तु का आयतन हटाए गए वस्तु के आयतन के बराबर होगा। अगर मैं 1 किलो का बाट डालता हूं तो 1 किलो का पानी ऊपर की तरफ विस्थापित होगा। यूनिट अलग हो गया, समझना, समझ रहे हो ना। मैं 1 किलो का भार डालूंगा, 1 किलो आयतन वाला डालूंगा, आयतन उसका जो भी है, तो जितना डालूंगा उतना ही पानी ऊपर की तरफ क्या करेगा, वो विस्थापित कर देगा। तो एक छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डाले गए वस्तु का आयतन हटाए गए वस्तु के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। बस दोनों के आयतन को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जो अगर हम वस्तु हटा रहे हैं यहाँ पे, है ना, उसका आयतन कैसे निकलेगा। तो भाई कहाँ हट रहा है, वो बेलनाकार जगह में तो हट रहा है। तो इसका आयतन मतलब एक घन हो गया, घन का आयतन इतने आयतन के बराबर होगा। ये कहाँ मिल रहा है अपने को, ये कहाँ मिल रहा है अपने को, हद हो जाता है। ये कहाँ मिल रहा है अपने को, बेलन पे मिल रहा है ना। तो ये इस बेलनाकार हिस्से का आयतन हो जाएगा। तो बेलनाकार आयतन मतलब सीधा सीधा क्या लिखेंगे हम लोग, V1 बराबर क्या ले लेंगे, V2 ले लेंगे। V1 का मतलब क्या समझे, किसका आयतन है वो, बेलनाकार पात्र का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। त्रिज्या कितनी है, 7 है, तो पाई इंटू 7 का स्क्वायर। ऊंचाई कितनी है, कितना ऊंचा चढ़ जा रहा है ऊपर की तरफ, 121 भागे 14 चढ़ जा रहा है। और इसका आयतन क्या हो जाएगा, भुजा का घात 3। भुजा कैसी है, घन की ए है, तो ए का घात 3। पाई को उत्तर रखिए 22/7। आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। 7 इंटू 7 यहाँ पर 121 भागे कितना 14 बराबर कितना, ए का क्यूब, है ना। तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 7 दूनी 14, 2 11 22। तो यहाँ जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 11, और ये एक तरह से 11 का क्यूब, इधर ए का क्यूब। तो निश्चित तौर पर तुलना करोगे आप ए का क्यूब, तो राइट में क्या हो जाएगा 11 का क्यूब। तुलना करते ही ए बराबर क्या निकल जाएगा 11। तो 11 सेंटीमीटर कोर वाला घन उसमें डाला गया। ठीक है भाई। रोशन देखो सर आए क्या, सर उसका ऊंचाई 121/14 मीटर है कि सेंटीमीटर है, तो उस समय भी सीएम होना चाहिए ऊपर वाले सेम ना, वो हर बड़ी सेम थोड़ी है रोशन। चलिए 16 क्वेश्चन पहले कर दे रहा हूँ, अगर सर आ जाते हैं तो टाइम बचेगा हमारा। पहले 16 उसके बाद 15, है ना। बढ़िया, आगे कोई दिक्कत थोड़ी किसी प्रकार से। S/2 1/A प्लस 1/B और 1/ कितना C, ये हमको एक्चुअल में इसका आंसर ये होगा, है ना। समझना मेरी बात को ना, इसका जो आंसर है वो कैसा होगा, ये होगा S/2 1/A 5 मिनट लगाता होती थी क्लास में। S/2 1/A 1/B और क्या होगा 1/C। तो S/2 एलसीएम निकालो, एलसीएम क्या जाएगा ABC। A से भाग करेंगे A कैंसिल होगा, बचेगा BC, गुना करो 1 से BC हो जाएगा। B से भाग करेंगे B कटेगा, बचेगा CA, C हो जाएगा। C से भाग करेंगे C कटेगा, बचेगा कितना AB। अच्छे से लिखो इसको, ठीक है। असल में 2/S था, ऑप्शन में एक ऑप्शन और है, सुधार लीजिए, है ना। उसका सही आंसर होगा 2/S। एकदम इजी है, कुछ नहीं है, लेकिन ऑप्शन चार्ट हो देगा और पहली बार बनाओगे तो फंस जाओगे ना। A लंबाई, B चौड़ाई और C ऊंचाई वाले घनाभ के आयतन को भी कहें और संपूर्ण पृष्ठ को S कहें, तो 1/V का उत्तर इसमें से किस ऑप्शन के बराबर होगा। इस वाले ऑप्शन को पकड़ो, जो भी ऑप्शन है एलसीएम निकाल के सॉल्व करो। ऊपर की तरफ देखोगे तो ये 2 सामने आ जाएगा, ये AB हो जाएगा, ये BC हो जाएगा, ये C हो जाएगा, है ना। और नीचे में क्या हो जाएगा S मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ABC। और अपने को पता है कि घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ को किससे दर्शाया जाएगा, पढ़े हो ना। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ को किससे दर्शाएंगे,
एस से, और आयतन को किससे दर्शाएंगे, भी से। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा, समझो मेरी बात को ना, यहां पर इस ऑप्शन को लेके बना रहे हो, इतना आया, ऊपर को क्या कहा जा रहा है, ये फार्मूला बन गया ना पूरा, इसको क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं, नीचे में एस इंटू क्या हुआ, एबीसी, तो एस से एस क्या हुआ, कट गया, 1/एबीसी, लंबाई गुणित चौड़ाई का मतलब क्या होता है, आयतन होता है, तो 1/बी हो गया मेरा। तो ये वाला जो ऑप्शन है, यही ऑप्शन वो है जिसका आंसर जो है 1/बी के बराबर है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन 1/बी को दर्शाएगा, तो ये वाला ऑप्शन सॉल्व करना है, और आखिरी में जहां टू एबीबीसी आएगा उसको एस में कन्वर्ट करके एस को कैंसिल कर देना है, एबीसी बचेगा तो एबीसी को भी ले लेना है, हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, कौन से नंबर क्वेश्चन था ये, 16 नंबर है ना। 15वां क्वेश्चन को अपन कल करेंगे।